कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। ठीक, हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत का इतिहास जिसमें सिलेबस है, जिस एग्ज़ाम में अगर आधुनिक भारत का इतिहास आ रहा होगा तो उसमें इतिहास आ रहा होगा, तो उसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है तो आधुनिक भारत के इतिहास से ही पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ना शुरू किए हैं और सबसे ज़्यादा रोचक भी था, इसलिए हम इसको पढ़ना शुरू करे थे। ठीक, हम लोग इससे पहले बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं, मतलब कई सारे वीडियो पढ़े हुए हैं। उसमें हम लोग पहले सबसे पहले ये देखे थे कि उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी, फिर कंपनियों के आगमन के बारे में, फिर कर्नाटक युद्ध के बारे में, फिर इसके बाद हम लोग प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, फिर इसके बाद हम कुछ बक्सर के युद्ध में पूरे तरीके से देखे थे, और इसके बाद फिर द्वैत शासन देखे। द्वैत शासन के बाद गवर्नर जनरलों के बारे में देखे थे। थोड़ा 1757 से 1857 के बीच जो प्रमुख गवर्नर जनरल या गवर्नर हैं उनके बारे में देखे थे, जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में एक दो पॉइंट देखकर थोड़ा आगे बढ़ रहा है। इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आगे हम कुछ नीतियाँ पढ़ेंगे, राजनीतिक हो चाहे आर्थिक हो या संवैधानिक। जब हम इसके बारे में कुछ नीतियाँ पढ़ेंगे, पॉलिसी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें ये आवश्यक होगा कि किसके समय हो रहा है, तो किसके समय के लिए ये आवश्यक होना चाहिए कि कौन उस समय गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन है। ठीक, इसलिए हम लोग इसको पढ़ रहे हैं और इसका कोई महत्व नहीं है, केवल इसीलिए जानने के लिए। ठीक, ज़्यादा नहीं देख रहे हैं, लेकिन सन जरूर याद रखिएगा क्योंकि इसी के कारणवश अन्य दूसरी जो परिस्थितियाँ होंगी वो बनेंगी। तो आइए हम लोग आगे चलिए। इससे पहले वाले वीडियो हम लोग देखे थे गवर्नर के बारे में, हम लोग ये लॉर्ड वेलेस्ली देखे थे और कॉर्नवालिस देखे थे। ठीक है, दो के बारे में हम ये देखे थे। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके पहले हम लोग देखे हैं वारेन हेस्टिंग्स और क्लाइव के बारे में देखे थे। ठीक, आज हम लोग थोड़ा उससे आगे देखते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग और डलहौजी के बारे में। केवल एक दो पॉइंट देखेंगे, ज़्यादा नहीं देखेंगे। ठीक, और जब ज़्यादा देखने का मतलब उस समय जब राजनीतिक परिस्थितियाँ देखेंगे तो उसमें सारी बातें आ ही जाएंगी, जब आर्थिक परिस्थितियाँ देखेंगे तो उस समय सारी बातें आ जाएंगी, इसलिए यहाँ देखना अनिवार्य नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे। चलिए, इससे पहले आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू करिएगा। ठीक, चलिए हम लोग इससे पहले हम लोग ये देखे थे, आइए हम लोग थोड़ा इसे रफ करते हैं। ये हम लोग कल देख रहे थे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में देखे। लॉर्ड वेलेस्ली में 4-5 पॉइंट देखे थे, तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैसूर युद्ध इसी समय हुआ था। मैसूर युद्ध मतलब लास्ट मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था। ठीक है, क्योंकि 3 मैसूर युद्ध पहले हो चुके थे। आज हम उससे आगे देखते हैं। और द्वितीय मराठा युद्ध भी इसी समय हुआ था लॉर्ड वेलेस्ली के समय। तो हमारे जो पांचवों के बारे में बात करें, पांचवें ये हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इससे पहले हम लोग वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख चुके हैं। वारेन हेस्टिंग्स 72 से लेकर 85 तक उनका कार्यकाल था, लेकिन इनका कार्यकाल है 1813 से लेकर 23 तक। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग्स 1823 से लेकर 23 तक इनका कार्यकाल मुख्य रूप से है। ठीक, तो इनमें कुछ बातें देख लेते हैं। सन याद रखिएगा क्योंकि जब हम 1813 से 23 के बीच जब सभी परिस्थितियां देखेंगे, सभी परिस्थितियां, ठीक है, तो उसमें ये सारी बातें जब इनके समय हुई है वो सारी बातें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, इसलिए वह लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी नहीं है, लेकिन ये सन जरूर याद रखिए। तो पहली इनकी बात अगर कहें तो 1814 से लेकर 16 के मध्य, इन्हीं के समय 1800 देखिए 14-16 इनके मध्य नेपाल के साथ युद्ध होता है। ठीक है, नेपाल के साथ युद्ध होता है। तो कब होता है इनके साथ? नेपाल के साथ युद्ध। नेपाल के राजा जो हैं उनके साथ युद्ध। ठीक, कब होता है? 14 से लेकर 16 के मध्य होता है। ठीक है, इसमें अंग्रेजों की विजय होती है और नेपाल के जो शासक हैं वो हारते हैं। अंग्रेजों की क्या होती है? विजय होती है। और विजय होने के बाद क्या होता है? तब नेपाल के जो शासक उनके साथ एक संधि होती है। तो आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि लॉर्ड हेस्टिंग्स, इतना लिख लेंगे, और इतना लिखने के बाद इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि इनके समय, इनके कार्यकाल के समय मुख्य रूप से क्या क्या घटित हुआ। तो नेपाल का युद्ध हुआ। नेपाल का युद्ध कब से कब तक हुआ? 1814-16 तक, जिसमें इनकी विजय हुई और
जब ये हारे तो इनके साथ संधि होती है और संधि कहते हैं संगोलिक संधि। ठीक है, संगोलिक की संधि। ठीक, संगोलिक संधि होती है। इसमें से बहुत सारे क्षेत्र नेपाल से ले लिए जाते हैं, जैसे जो उत्तराखंड के नैनीताल है, कुमायूं है, गढ़वाल है, ये सभी क्षेत्र लिया गया है इसमें। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, जैसे नैनीताल, कुमायूं है, गढ़वाल है, ठीक है, इत्यादि कर लीजिए। पूर्व मतलब उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों को, इसमें जो आज है उत्तराखंड, उसमें बहुत सारे क्षेत्रों को उस समय संगोली की संधि के द्वारा लिया गया था। ठीक है, तो आप इतना लिख लीजिएगा कि नेपाल का युद्ध और अंग्रेजों की विजय, उसमें एक संधि हुई, संगोलिक संधि, नैनीताल, कुमायूं और गढ़वाल इत्यादि। ठीक है, चलिए हम लोग अब दूसरा पॉइंट तो इतना लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला इनका अगर देखा जाए तो नेपाल का युद्ध हुआ 1814 से लेकर 16 के मध्य, और अंग्रेजों की इसमें विजय होती है। संधि संगोली की, उत्तराखंड के बहुत सारे क्षेत्रों को लिया गया, जिसमें मुख्य रूप से नैनीताल, कुमायूं, गढ़वाल इत्यादि हैं। ठीक, तो इतना आप लिखिएगा। दूसरा पॉइंट लिखिए आप, इसी के समय क्या होता है, आंग्ल मराठा युद्ध होता है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तीन आंग्ल मराठा युद्ध हुए, 4 मैसूर युद्ध हुए। तो देखिए, हम लोग जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध देख रहे थे तब वारेन हेस्टिंग्स के समय देखे थे, क्योंकि वारेन हेस्टिंग्स 82 में खत्म हुआ। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ वो 82 में खत्म हुआ, लेकिन उस समय मैसूर का युद्ध चल रहा था। 80 से 84 में मैसूर का द्वितीय युद्ध चल रहा था, और उसी में उससे पहले ही शुरू हो गया था 79 में, उससे पहले आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया था, जो 82 में खत्म होता है। और 82 में ये अंग्रेजों के साथ देकर फिर इनके साथ मतलब मैसूर के विरुद्ध मतलब लड़ते हैं। तो पहला युद्ध वहाँ होता है, आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय युद्ध होता है, हम कल देखे थे, कल ये देखे थे कि जो लॉर्ड वेलेस्ली है इनके समय हुआ 1803 से लेकर 5 तक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। लेकिन जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होगा वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय, लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें आप सन लिखिएगा 1817 से लेकर 18 तक। ठीक, इसमें क्या होता है, ये आंग्ल मराठा पराजित होते हैं। मराठा का मतलब उस समय पेशवा बन चुके थे। देखिए, बालाजी विश्वनाथ जब होते हैं, ये बालाजी विश्वनाथ क्या है, पेशवा है। पेशवा के मुख्य रूप से आ जाएंगे जब शाहूरिया होगा तो उनकी सहायता करते हैं। बाद में वो पेशवा ये मुख्य रूप से सरदार के रूप में आएंगे। फिर इसके बाद इनके पुत्र बाजीराव आएंगे। ठीक है, प्रथम जो होंगे। फिर इसके बाद बालाजी बाजीराव आएंगे। ये सभी पेशवा हैं। तो उसी समय ये पेशवा मुख्य रूप से किरदार रहता है, लेकिन बाद में जब ये पराजित होते हैं तो इनका समापन होता है। ये अभी जाएगा 1706, मतलब जब हम देखेंगे, अभी आगे देखेंगे, अभी इसके बाद आगे देखेंगे तो वहाँ देखेंगे। ठीक, ये मराठा हुआ है, हम थोड़ा बहुत और देखेंगे। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से लेकर 18 के बीच हुआ, जिसमें मराठा पराजय होते हैं और कौन जीतते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं। ठीक है, तो आप दूसरा पॉइंट लिखिए। इसी के आगे आप तीसरा पॉइंट अगर लिखना चाहिए रफ करें, लिख लेंगे ना। दूसरा पॉइंट लिखिए, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, चलिए रफ करते हैं। पिंडारियों का दमन इसी समय करते हैं। पिंडारी किससे संबंधित है, मराठाओं में एक लुटेरे हुए। लुटेरे का मतलब उनके लिए सही शब्द कहना, हाँ लुटेरे ही कह सकते हैं कि लुटेरे हुए करते थे। लुटेरे का मतलब पिंडारी कहा जाता था। ये पिंडारी क्या करते थे, जब मराठा युद्ध हुआ करता था, कभी भी जैसे मान लेते हैं कि मराठा कहीं भी आक्रमण करते, दक्षिण भारत में आक्रमण करते थे, तो जो पिंडारी हुआ करते थे ये भी जाते थे और वहाँ पास जो सामान होता था, जो धन होता था, उसको लूटते थे। तो पिंडारियों का दमन भी इसी समय किया गया। ठीक, तो आप कह सकते हैं तीसरा, पिंडारियों का दमन। ये मराठाओं से ही संबंधित है, मराठाओं के ग्रुप में हुआ करते थे। पिंडारियों का दमन इस समय पूरी तरीके से कर दिया गया। ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। जब ये युद्ध होगा और इसके बाद पिंडारियों का ये दमन कर देते हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में ये 3 बातें आप याद रखिएगा। पहली बातें हमारा है संगोलिक संधि होती है, मतलब नेपाल के साथ युद्ध। दूसरा,
अंग तृतीय अंग मराठा युद्ध और फिर पिंजारियों का दमन। ठीक, ये 3 बात याद रख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेंगे। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो कि ज़्यादा तेज बोल रहे हैं तो आप लोग को क्या करना है, रोक कर फिर लिखना है, फिर रोक कर लिखना है। इस तरह करा करिए, आप तो सुविधा है ना, रफ कर देना इसको। चलिए जो हमारा इसके बाद हम पढ़ेंगे, बीच में है उनके बारे में जानना नहीं है। फिर इसके बाद 23 से 28 तक एक गवर्नर जनरल रहेंगे, उनके बारे में नहीं देखना। हम देखेंगे विलियम बैंटिंग के बारे में। विलियम बैंटिंग, ठीक है, इनके बारे में मुख्य रूप से इनका अगर सन देखना चाहें तो आप लोग लिखिए 1828 से लेकर 35 तक ये रहते हैं। तो इनमें आप पहला लिखिए, ये भी गवर्नर जनरल है। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं। ठीक है, अभी ये तो जब आएगा 1833 तो भारत के गवर्नर जनरल कहलाएंगे, इन्हीं के समय आता है। 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, उसमें बंगाल को छोड़कर पूरे भारत के गवर्नर जनरल ये कहलाएंगे। ठीक, तो उसका तो अभी नहीं देखना, हम जब वहाँ 1833 चार्टर एक्ट देखेंगे तब देखेंगे। ठीक, तो विलियम बैंटिंग के बारे में अगर आप प्रथम लिखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि इन्होंने सबसे जो इनका जाना जाता है वो सती प्रथा, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का क्या किए हैं, सती प्रथा को समाप्त कर दिए, कानून बनाया। ठीक है, सती प्रथा कानून बनाया गया। ठीक है, विरोध में कि सती प्रथा नहीं होगा। सती प्रथा का मतलब यही होता था कि स्त्रियों को भी जिंदा जला दिया, मतलब जिंदा जलाने का मतलब पति की मृत्यु हो जाती तो उन्हीं के साथ इनको भी कहा जाता था कि आप बैठिए। जबरदस्ती बैठाते थे, इच्छा से भी बैठते थे, लेकिन जबरदस्ती ज़्यादा होती थी। ठीक, तो सती प्रथा को समाप्त किया, कानून बना था इसी के विरोध में, और नियम 17 के तहत इसको क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा का मतलब इस प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त ही कर दिया गया कि अब ये व्यवस्था नहीं होंगी। ठीक, तो सती प्रथा लिखिए। सती प्रथा का मुख्य रूप से मतलब यही होता है कि यदि कोई मतलब पति पत्नी है और पति की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को भी उन्हीं के साथ उसी की आग में डाल दिया जाता था। ठीक, तो ये खत्म हुआ, किनके मतलब प्रयास से हुआ, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, अभी हम राम मोहन राय लिखिए, राजा तो उनकी उपाधि थी, राम मोहन राय। ठीक है, इन्हीं के प्रयास से क्या हुए, विलियम बैंटिंग क्या किए, इसको समाप्त किए। ठीक, दूसरा लिखना चाहे तो आप लिखिए ठगी प्रथा समाप्त हो गई। ठगी प्रथा, उस समय बहुत ज्यादा ठगी प्रथा हो रही थी, तो ठगी प्रथा को भी कानून बनाकर समाप्त किए। इसमें अगर मुख्य रूप से अगर कहें प्रयासरत जो थे वो कह सकते हैं कि देखिए ठगी प्रथा, और तीसरा आप लिखिए दास प्रथा। ठीक है, ये सभी प्रथाएं हैं। ठीक है, तो ठगी प्रथा भी समाप्त किया गया। दास प्रथा, ठगी प्रथा को स्लीम कहते हैं, दास प्रथा को स्लीम एंड एलेन बरोग। ठीक है, तो आप लिखना चाहें तो स्लीम एंड, और ये है इसमें एलेन बरोग। ठीक है, तो इनके एलेन स्लीम एंड की सहायता से क्या हुआ, ठगी प्रथा भी समाप्त हुआ और दास प्रथा भी एलेन बरो के समय मतलब इनके प्रयास से समाप्त किया गया। तो 3 प्रथाएं आप लिख लीजिए, सती प्रथा, ठगी प्रथा और दास प्रथा। ठीक, ये तीनों प्रथाएं विलियम बैंटिंग के समय समाप्त की गई। रफ करें, दास प्रथा हम लोग देखेंगे, उस समय दास प्रथा इस रूप में नहीं था कि घर में किसी बांध के ये कार्य करवा जाए, उस तरह नहीं, दूसरे अर्थ में। ठीक, चलिए रफ कर दें। ठीक है, चलिए तीनों आप लिख लीजिएगा। ठगी प्रथा थी, लेकिन दास प्रथा ये कहा जाता है, इतिहास में ये नहीं माना जाता है कि जिस तरह पश्चिम में दास प्रथा थी उस तरह भारत में दास प्रथा नहीं थी, दूसरे अर्थों में दास प्रथा थी। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, आप लोग परेशान बिल्कुल मत रहें, कैसे आगे बढ़ा जाएगा बताया जाएगा। ठीक, इन्हीं के समय एक चार्टर एक्ट आया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, इसे आप लिखिएगा कि इन्हीं के समय आया है। तो अब इनके समय चार्टर एक्ट आया, तो चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे बदलाव हुए थे। ठीक है, इसमें पहली बार यह कहा गया था कि जो भारतीय होंगे वो प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। ठीक है,
प्रतियोगी परीक्षा देकर खुली प्रतियोगी परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें भारतीय भी जाए जाएंगे, जिसमें धर्म, जाति, लिंग भेदभाव ये सभी नहीं होंगे, जन्म स्थान इस प्रकार से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। लेकिन बाद में कहते हैं अंग्रेजों के मतलब जो अधिकारी हैं उनके द्वारा विरोध किया गया, उसे वापस लिया गया, लेकिन 1853 में फिर से लाया गया उसको और पूरी तरीके से लागू किया गया, लेकिन इस समय लाया गया। इसी समय भारत का गवर्नर जनरल अब होगा। जो बंगाल के गवर्नर जनरल अभी तक हुआ करते थे, अब इसमें एक पॉइंट अगर इसमें लिखना चाहें कि अब गवर्नर जो होंगे, बंगाल के गवर्नर कहाँ कहलाएंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल हम ऐसे लिखते हैं, गवर्नर जनरल अब कहाँ के होंगे, भारत के गवर्नर जनरल होंगे। ठीक है जी गवर्नर जनरल होंगे। ठीक, तो बंगाल के गवर्नर जनरल कहाँ के होंगे, भारत के गवर्नर जनरल। तो चार्टर एक्ट 1833 में इसमें बहुत सारी बातें, आप लोग बिल्कुल परेशान मत रहिए। जैसे हम वहाँ पहुँचेंगे 1833 से चार्टर एक्ट पहुँचेंगे, पढ़ेंगे ही जब हम लोग देखेंगे 1793, 1813, 1833 और 1853 का चार्टर एक्ट देखेंगे चारों, तब तो वो सारी बातें आएंगी। ठीक, तो इसमें आप परेशान बिल्कुल मत रहें। ठीक है, तो ये हमारे विलियम बेंटिंक के समय के चार्टर एक्ट के बारे में कह सकते हैं। एक हो सकता है कि आप कह सकते हैं विधि आयोग बना था इसी समय, इसी चार्टर एक्ट के मतलब सुझाव पर बना था विधि आयोग, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसको लिख लीजिए, विधि आयोग बना था और लॉर्ड मैकाले इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले अभी बहुत बार आएंगे। जो हमारी अंग्रेजी शिक्षा की नीति है, ये सभी नीति लागू करने में नहीं कहा था, तो अभी हम देखेंगे बाद में। तो विधि आयोग लॉर्ड मैकाले ने बनाया। ठीक, तो ये हमारे विलियम बेंटिंक के बारे में था। कोई परेशानी तो नहीं, रफ करें। ठीक है, लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए लिखते जाइए, इतना रहता भी नहीं है। हाँ, हम लोग आप लोग परेशान मत रहिए। इसे के बाद हम लोग मैसूर युद्ध देखेंगे, जो हमारा 7वें हैं कह सकते हैं, उनके बारे में। डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, इसके बारे में केवल एक नीति जानिए। मतलब ये बहुत चीज़ किया था इसी समय, पत्र व्यवहार शुरू हुआ था, ट्रेन भी इसी समय चली थी। तो आप लोग वो सब उस संदर्भ में जब हम देखेंगे तब देखेंगे। यहाँ पास जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पास केवल इतना जानना है कि जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ठीक, डाक टिकट इसी समय शुरू हुआ, इन्हीं समय, इसी समय रेलवे जो प्रथम रेल लाइन मतलब बनी, जो रेलवे की शुरुआत हुई इसी समय हुई, तो उसे नहीं देखना। तो लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक है, 1848 से लेकर 56 तक है। ठीक, इसमें एक ही बात लिखना है, कह दीजिए कि व्यवगत की नीति, या कहते हैं गोद निषेध, गोद निषेध नीति या व्यपगत की नीति, व्यपगत भी कहते हैं, व्यपगत की नीति। ठीक है, इस नीति को इन्होंने लागू किया। ठीक है, इसे इस नीति लागू की। ठीक है, तो 1856 के मध्य रहता है, और जिसमें गोद निषेध नीति या व्यवगत की नीति। गोद निषेध नीति या व्यवगत की नीति क्या है कि पहले क्या होता था, यदि कोई भारतीय राज्य में, मान लेते हैं कोई भारतीय राज्य है जो राजा शासन कर रहे हैं, लेकिन उसको पुत्र की प्राप्ति हुई नहीं। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी तब क्या करेगा, वो व्यक्ति जो राजा है वो गोद ले लेता है, किसी पुत्र को क्या करता है, गोद ले लेता है, और फिर वो शासन करता है। फिर वो लिया गया, जो गोद लिया गया पुत्र होता है वो फिर शासन करता है। लेकिन डलहौजी जब आया तब वो कहा गया कि जो दत्तक पुत्र होंगे, जो गोद लिए हुए पुत्र होंगे, उनको शासन नहीं करने दिया जाएगा। यदि उनके निजी पुत्र हैं तो ठीक है, यदि गोद लिया हुआ पुत्र है तो उसे शासन नहीं करने दिया जाएगा। जिस कारणवश क्या कि इस नीति को गोद निषेध नीति या व्यवगत की नीति कहते हैं। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। गोद निषेध नीति का मतलब हो गया कि जो गोद लिए हुए बच्चे शासन नहीं करेंगे, तो गोद निषेध नीति या व्यवगत की नीति। ठीक है, इस नीति को इसने अपनाया। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। इसमें बहुत सारे हो गए हैं, कह सकते हैं कि सबसे पहले सतारा को इसने 1848 में सतारा को अब कहते हैं कि अपनाया। सतारा पर, झांसी पर भी आप लिखना चाहें सतारा के बाद 1854 में झांसी। ठीक है, कुछ मुख्य रूप से नाम लिख लीजिए, हो गया। ठीक है, 1856 में कुशासन के नाम पर अवध को हम लोग लॉर्ड
जब वेलेजली देख रहे थे और 1801 में सहायक संधि वो स्वीकार किए हैं, लेकिन यहाँ पास ये आरोप लगता है कि कुशासन के नाम पर आरोप लगता है, तो वो हम देखेंगे। लेकिन 1856 में इसको भी मिला लेते हैं। और इसी प्रकार उदयपुर है, ठीक है, ठीक, बघाट है, संभलपुर, तो ये सभी क्षेत्रों को क्या कर सकते हैं, बाद में अपने पूरी तरीके से ये मिला ही लेते हैं, ठीक। तो आप लोग इतना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो 1839 में 54 और 56, ये इतना याद रखिएगा, इसे याद रखिएगा, ठीक है। बघाट हो गया 1851, संबलपुर 1852, इसी तरह है, ठीक है। ये 1853 में है उदयपुर। तो आप लोग ज़्यादा परेशान मत रहिए, ठीक है, इतना लिख लेंगे, ठीक है। तो दो और आगे हम इसके बारे में देखेंगे कि ये जो ट्रेन चलवाई है और जो डाक टिकट चालू किया है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे, मुंबई से थाने तक, वो हम बाद में देखेंगे। तो केवल आप इतना लिख लीजिएगा, केवल एक पॉइंट है इसमें, और ये इसको मिलाया गया, ये इसको मिला लिया, इतना याद रखिएगा, ठीक है। इसी समय इससे पहले ही थोड़ा सा हम लोग अफगानिस्तान से युद्ध कर, मतलब हम लोग का मतलब अंग्रेज अफगानिस्तान से युद्ध कर चुके हैं, और युद्ध हो रहा था 44-43 तक युद्ध हो रहा था, ठीक है, हारे भी हैं। फिर इसके बाद एक युद्ध बाद में भी होगा। तो स्थितियां उस समय इनके यहाँ नियंत्रण में नहीं है। हाँ, इस कारणवश अब फ्रांस का भी भय रहता था, इस कारणवश ये अब प्रत्यक्ष रूप से शासन करने के लिए उतर गए, ठीक है। चलिए, तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में इतना। सभी मुख्य रूप से 1757 से 1857 के बीच जो मुख्य रूप से गवर्नर या गवर्नर जनरल थे, उनके बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। विलियम बेंटिंक, जो इससे पहले हम पढ़े हैं, विलियम बेंटिंक पहले गवर्नर थे मद्रास के, बाद में फिर गवर्नर जनरल बंगाल के बन के आए हैं, तो वो बताया नहीं गया, लेकिन वो पहले मद्रास के थे, ठीक। तो मुख्य लोगों के बारे में बता दिया गया है। अब मुख्य लोगों का मतलब गवर्नर एवं गवर्नर जनरलों के बारे में बता दिया गया है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कल मैसूर युद्ध। मैसूर युद्ध में सबसे पहले ये देखेंगे कि जो हैदर अली हैं वो कैसे शासन किए हैं, मतलब कैसे बैठे हैं, फिर युद्ध की स्थिति बनेगी, फिर टीपू सुल्तान शासन करते हैं, फिर युद्ध होता है। दो युद्ध हैदर अली के साथ होते हैं, दो युद्ध टीपू सुल्तान, लेकिन दूसरे युद्ध में हैदर अली मारा जाता है और टीपू सुल्तान 2 साल युद्ध करता है, लेकिन कह सकते हैं 2-2 बांट सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो टीपू सुल्तान है वो दूसरे युद्ध में भी भागीदार रहता है। 2 साल युद्ध चलते हैं, 82 में मारे जाते हैं, 84 तक युद्ध चलता है, तो 2 साल टीपू सुल्तान शासन करते हैं। तो हम लोग इसके बाद हम लोग हैदर अली वाजवान, ठीक है, विजयनगर पर बना, ये मैसूर जो बना उसी के विजयनगर एक साम्राज्य था, जो हरियर और बुक्का दो अधिकारी कह सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आए थे और उसकी स्थापना किए थे, तो उसी पर ये पनपी हुई, ठीक है, जो मैसूर है, जो वाजवान वंश का शासन था, लेकिन बाद में इसमें हैदर अली शासन करते हैं। हैदर अली के बाद फिर टीपू सुल्तान, इसके बाद फिर वही शासन आ जाता है वाजवान वंश का। तो आप परेशान बिल्कुल मत रहिए, इसको बताया जाएगा, कल बताते हैं। कल हम लोग मैसूर युद्ध चलेंगे। मैसूर युद्ध का मतलब हम लोग प्रारंभ करेंगे, कल शुरुआत हो जाएगी। 4 युद्ध हैं, 4 में 2-2 क्लास में समाप्त हो जाएगी, ठीक। तो इसके बाद फिर तो हम लोग और आधुनिक 1856-1857 का युद्ध देखेंगे। 1857 के युद्ध के बाद जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, कुछ भी कहें, सैनिक विद्रोह, बहुत सारी चीज़ कहते हैं, तो उसको देखते हुए फिर इसके बाद हम धार्मिक सुधार आंदोलन देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो इतना लिख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग कल मैसूर युद्ध के बारे में देखेंगे। कोई परेशानी तो नहीं है, परेशानी नहीं होगी। अगर ज़्यादा तेज लग रही है आवाज़ तो आप लोग पॉज कर लिया करिए, इसके बाद फिर लिखा करिए, फिर चालू करके फिर लिखा करिए, इस तरह कर लिया करिए, ठीक है। चलिए, कैसा लगा बता दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल। ओके, ठीक, बाय।